नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, मेरे साथ हैं अंशुमान जी, ये है अर्थात। और सबसे ज़रूरी और सबसे पहला अपडेट आप सभी लोगों के लिए जो बार-बार आप लोग पूछ रहे हैं, खर्चा पानी आएगा, बंद नहीं हुआ है। हम लोग हमारे कई सारे टीम मेंबर परेशान हैं, कोविड की वजह से कई सारे लोग बीमार हैं, हम खुद सब हमारे हम में से कई सारे लोगों के घरों में लोग बीमार हैं और कोविड की न्यूज़ का इतना फ्लो है कि हमने सोचा कि कुछ एक दिन तो रुका ही जा सकता है। अंशुमान जी कैसे हैं? क्या हाल-चाल? बहुत आपको भी मैसेज अ, वगैरह आए होंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धांत और उन सारे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारी इतनी फ़िक्र की। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी जी, सिद्धांत की तबीयत कैसी कैसी है? जिनके जो डायरेक्ट मैसेज ट्विटर पे कर सकते हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जिनके पास फ़ोन नंबर्स हैं, वो फ़ोन से और मैसेजेस से सवाल पूछ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का बोध भी होता है और आप सबके स्नेह प्यार का एहसास भी होता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। क्या टीम की सेहत का ख़्याल रखना, लोगों के स्वास्थ्य का ख़्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए अब ये सप्ताह मुझे मालूम है कि खबरों के हिसाब से बहुत बड़ा और बहुत व्यस्त सप्ताह रहा ये और बहुत सारे लोगों को की बहुत सारी शंकाएँ थी। हम जल्दी वापस लौटेंगे खर्चा पानी लेकर। हाँ, ज़रूर। और अब चलते हैं उसी तरह से हाँ, और हम अब चलते हैं हम लोग अर्थात जी। में। तो पिछला एपिसोड था जो अंशुमान जी, वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। सवाल कुछ कम आए हैं, मतलब जो मैं छाँट रहा था, कई सारे सवाल ऐसे थे जिनके हम इसलिए जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं या क्योंकि हम जी। वैज्ञानिक नहीं। तो वो ऐसे सवालों के लिए लल्लन टॉप के दूसरे शो जो हैं और अखबारों में छपने वाले, पत्रिकाओं में छपने वाले इंटरव्यू हैं, इंडिया टुडे मैगज़ीन का जो लगातार कोविड पे कवरेज है, वो भी आप देख सकते हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। तो उसमें डॉक्टरों से बातचीत है, उसको पढ़िए। मैं और अंशुमान जी डॉक्टर नहीं हैं, ना वैज्ञानिक हैं, इसलिए कोई सलाह नहीं दे सकते या वही बता सकते हैं जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं। तो जी। आगे बढ़ते तो पिछला जो अंक था हमारा, वो ये था कि हम जो डिजिटल इंडिया का बार-बार टेक लेते थे अपनी हर बातचीत में, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? उसको कैसे हम मैटेरियलाइज़ कर सकते थे? किस तरह से उस क्या अमली जामा दे सकते थे कि ये हमारी कोविड की जो क्राइसिस में हमें एक और रिसोर्स बनकर सामने आता? आगे बढ़ते हैं अर्थात पर आने के पहले हम जानेंगे अंशुमान जी से कि इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है? सिद्धांत इस बार का अंक बड़ी बेबाकी के साथ कोविड की जो तमाम विफलताएं हैं उनकी वजहें क्या हैं हम और पूरी समग्र विफलताएं बेड से लेकर ऑक्सीजन तक दवा से लेकर प्लानिंग तक डिजिटल मॉनिटरिंग से लेकर कार्य योजना तक डॉक्टरों की सलाह से लेकर जो पूरी समग्र विफलता है उस विफलता को समझने की कौन चूका कौन दोषी था ताकि आप ये जान सकें कि दोष किसका है आखिर जो इस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं और हुई हुई हैं, उसे समझने की कोशिश है और कहाँ हमारे पास एक बड़े हमारे पूरे सरकारी सिस्टम की, पूरे तंत्र की केंद्र से लेकर राज्य तक कितनी बड़ी विफलता है, इस पर केंद्रित ये अंक है। जिसमें हमने ज़मीन पर रिपोर्टिंग के आधार पर और राज्यों से जानकारी जुटाकर आपको बताने की कोशिश की कि वो 10-12 चीज़ें चीज़ें जहाँ हम पूरी तरह बिखर गए और लड़खड़ा गए और हमने जीत का ऐलान कर दिया, जिसका जिसका खामियाजा हमें इतनी बड़ी संख्या में तबाही के तौर पर सामने देखना पड़ा। हाँ। और आगे चलते हैं अंशुमान जी अर्थात पे बात करें तो इस बार का शीर्षक है हारा कौन? बेहद मतलब हम में से हारा कौन है? और उस लाचारी की जो एक छवि आप बना रहे हैं अपने कॉलम की शुरुआत में, कि जो लाचारी और लाचार होने के बाद भी जब कोई रास्ता न दिखे वाली जो स्थिति होती है, उसकी जो हार है, वहाँ पर जो विफलता है, जो अगर मौजूदा शब्दावली में बात करें, वर्तमान शब्दावली जो है, जिसमें उसका जो प्रतिफल है, वो मृत्यु ही दिखाई देती है। तो वो बड़ी भयावह किस्म की हार है। वो बहुत ज़्यादा ऐसी हार है जिसमें कोई एस्केप नहीं है। और आप बातें कर रहे हैं 2 मई को जिस दिन हमारा पिछला अर्थात आया था। 2 मई के चुनाव के दिन क्या-क्या हुआ? 2 मई के दिन क्या किस तरह की बातें आंकड़े आंकड़े जिस तरह से चुनावी आंकड़ों ने किस तरह से किल्लतों के आंकड़ों को ढक लिया। और ये बात मैं इस समय कह रहा हूँ जब ठीक 1 दिन पहले एस जयशंकर का बयान आता है हमारे और आपके बीच में। वो कहते हैं कि यू डोंट स्टॉप इलेक्शंस इन अ प्लेस लाइक इंडिया। कई अखबारों ने, कई समाचार आउटलेट्स ने छापा है इसको कि आप भारत जैसी जगह पे आप चुनाव नहीं रोकते। अंशुमान जी। सिद्धांत
इस बार का जो इंडिया टुडे का अंक आएगा उसमें कोविड के साथ हमने चुनाव के कवरेज को भी दिया है। हम चाहते तो चुनाव के कवरेज को या ममता बनर्जी की जीत को या समय भारतीय जनता पार्टी की जीत को इसको कवर स्टोरी बना सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत प्रतिष्ठित चुनाव था वो, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमने कोविड को सामने रखा, चुनाव पर हमने उसको कवर स्टोरी नहीं बनाया। अ, पिछला पूरा सप्ताह पत्रकार के तौर पर आप हो या हम हो, हम इस विसंगति से जूझते हुए निकला, और इसको लिखने से पहले हमने कुछ और चीजें योजना बनाई थी, लेकिन इस बात को जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस विषय का सूत्र, और ये प्रोवोकेटिव है, थोड़ा सा बहस पैदा करने वाली चर्चा है आज, जिसे आप लोग सोच सके। हम सवाल छोड़ रहे हैं आपके सामने, और कुछ चीजें जो हमारे पास निष्कर्ष के तौर पर है सामने, जिन पर आप चर्चा कर सके। हुआ ये सिद्धांत की बीते सप्ताह एक हमारे परिचित थे, उनकी स्थिति काफी गंभीर थी, काफी ज्यादा गंभीर थी। सामान्य रूप से पूरा दिन हमारा इसी प्रयास में जाता है कि किसी को दवा मिल जाए, किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, किसी को बेड मिल जाए। तो हमने एक अपने परिचित हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन किया और उनसे ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इनकी प्राण बचा लीजिए, आप किसी तरह से इन्हें जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम जगह तो दे दें, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की बड़ी गहरी समस्या, और आने वाले समय में ऑक्सीजन की समस्या हो सकती है। तो हमने कहा कि सरकार ऑक्सीजन बांट रही है। फिर उनसे चर्चा शुरू हुई, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, रेमडेसिविर की व्यवस्था कर रही है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रही है। तो वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। मतलब इससे पहले मेरी उनसे कभी भी जब चर्चा हुई तो राजनीति पर ही केंद्रित चर्चा थी। चुनाव, राजनीति, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पर उन्होंने छूटते हुए कहा कि सरकारें पहले चुनाव तो करा लें, फिर लोगों के प्राण बचेंगे। वहां से मुझे लगा कि पिछले एक सप्ताह में सिद्धांत जिसका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, जिसका राजनीतिक रूप से कोई झुकाव नहीं है, ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है, जिसे हम एपॉलिटिकल कह सकते हैं। हालांकि भारत पॉलिटिकली बहुत विभाजित है, बहुत ज्यादा विभाजित है, बहुत पोलराइज्ड है, लेकिन फिर भी भारत में एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो एपॉलिटिकल है, जो राजनीतिक रूप से निर्लिप्तता नहीं रखता। उसके लिए पूरा एक पिछला पूरा एक सप्ताह, और बल्कि कोविड शुरुआत होने के बाद से, दूसरी लहर शुरुआत होने के बाद से, एक अजीब से सवाल और विसंगति में और विद्रूपता में गुजरा। उस विद्रूपता को हमने आज इस चर्चा में, इस स्तंभ में तथ्यों के आधार पर पकड़ने की कोशिश की। हम जब इस पर बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो मुझे हेरोडोटस की एक बात याद आई। बहुत पुराना इतिहासकार है। उसने एक बात लिखी है कि मनुष्य के सारे दुखों और त्रासदियों में, सारे जो उसकी जो एगनीज हैं, उसकी जो ट्रेजेडीज हैं, उनमें सबसे घृणित, सबसे भयानक और सबसे घृणा करने वाला दुख ये है कि उसे पता है कि दुख की वजह क्या है, पर वो कुछ कर नहीं पाता, वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा लगा मुझे पिछले पूरे एक महीने के दौरान खासतौर से बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल के चुनाव प्रचार के दौरान, कि जैसे अब हजारों भारतीयों के मुंह से हेरोडोटस की बात बोल रही है। लोगों के दिमाग में सवाल क्या थे, जो हमने पढ़ने की कोशिश की और जिन्हें आज हम चर्चा करना चाहते हैं। 15 लोकसभाएं करीब लोग बना चुके, असंख्य विधानसभाएं बना चुके। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में शवों की और वोटों की गिनती एक साथ देखी। उन्होंने मतगणना और शव गणना एक साथ देखी भारत में। कितना भयावह है ये। भयावह, पहली बार। मतलब जितना मेरा राजनीतिक पत्रकारिता का कैरियर है, और जो बाकी लोग हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे कनिष्ठ हैं, मतगणना और शवगणना उन्होंने एक साथ देखी। उन्होंने पहली बार ये देखा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरने वालों की सुर्खी के ऊपर मतगणना का राउंड खत्म होने की सुर्खी चढ़ सकती है। उन्होंने पहली बार देखा कि कुछ चैनल जो आमतौर पर भारत के टीवी चैनल राजनीति के फैमिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज और इलेक्शन स्टोरीज पर घंटों दिन बिता सकते हैं, उन्होंने अपने आप को इलेक्शन के कवरेज से अलग किया। ये भी हमने देखा। इस परिस्थिति में ये सही बात है कि चुनावों से कुछ बदलता नहीं। मार्क ट्वेन एक बात कहते थे बड़े मजाक में, कि अगर उन नेताओं को ये पता चल जाए कि चुनावों से कुछ ठीक हो जाता है, तो वो शायद चुनाव भी बंद करवा दें।
लेकिन फिर भी, ये बात मार्क ट्वेन कहते थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो ऑक्सीजन की लाइन में लगे थे, जो रेमडेसिविर के लिए गुहार कर रहे थे, जो मरघट की श्मशानों की लाइन में लगे थे, टोकन ले लेकर अपने शवों की को जलाने की अंतिम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने वोट दिया था गवर्नेंस की मशीन बनाने के लिए, सरकारें चुनाव बनाने की मशीनों में कैसे बदल गई। उनके वोट तो गवर्नेंस की मशीन को ठीक करने के लिए थे, पूरी की पूरी सरकार इलेक्शन मशीन में कैसे बदल गई। मेरा एक सवाल है, आप बात कर ली तो मैं पूछूंगा। हाँ, उन्हें ये समझ में नहीं आया, मेरी जितने लोगों से बात थी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि चुनाव इतने अपरिहार्य कैसे हो गए कि लोगों की मृत्यु पर भी इस उत्सव को मनाया जा सकता है। तो यहां से आप सवाल पूछ लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। हाँ, मेरा सवाल है, इसको सवाल समझे कि क्या कहेंगे अंशुमान जी। बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने क्यों चुनावी कवरेज की, मतलब आप क्यों दिखा रहे हैं चुनाव के नतीजे, मतलब आप क्यों इस बाइनरी पे, ब्लैक एंड व्हाइट की बाइनरी पर क्यों नहीं उतर जाते हैं एज एक पत्रकार की तरह, कि आप चुनाव के नतीजों को किनारे कर दीजिए, आप दिखाइए केवल कि देश में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अक्सर इस दुविधा में पड़ जाता हूं, लेकिन इसमें यहाँ पर मुझे दोनों ही जगह एक पत्रकार की, एक पत्रकार का जो धर्म है, उसकी जो जिम्मेदारी है, मुझे दोनों ही जगह पे बराबर दिखाई देती है। मतलब उस इलेक्टोरल सिस्टम, उस लोकतंत्र के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी दिखाई देती है, जिसको रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, एकदम अनबायस और एकदम नपे तुले, एकदम पत्रकारी एथिक्स के साथ। और दूसरी तरफ वो त्रासदी है जिसमें सरकार तमाम दावों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है। दोनों ही तरफ की बाइनरी पर, मतलब एक बाइनरी है नहीं, और दोनों ही तरफ संतुलन के दिशा में काम करना है, संतुलन की अवस्था में काम करना है, मुझे लगता है। सिद्धांत, ये सवाल बाइनरी का नहीं है। हम पत्रकार के तौर पर बाइनरी में नहीं जा सकते। जैसे हमने आपसे कहा कि इंडिया टुडे का जब ये इशू ला रहे थे, तो इस इशू का आधा हिस्सा चुनावों के कवरेज पर है। अगर सरकारें चुनाव करा रही है, चुनाव आयोग इतने जोखिम लेने के बाद चुनाव करा रहा है, लोगों को वोट के लिए बाहर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो कम से कम अगर यदि आप विद्रूपता भी समझना चाहें, अगर आप विसंगति भी तो तब समझ सकते हैं आप जब दोनों पक्ष एक साथ देख सकेंगे। और पत्रकार के तौर पर हमें किसी से अलग हट जाना या उसे नहीं दिखाना, तो मुझे लगता है कि संतुलन किया लोगों ने, दोनों तरह से दिखाने की कोशिश की। पर भारत में चुनाव हुए बहस इससे ज्यादा बड़ी है। बात यह नहीं कि मीडिया ने चुनाव का कवरेज किया या नहीं किया, या रोक दिया या नहीं दिखाया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जो लोग जानना चाह रहे थे। लोगों के दिमाग में जो मैंने 2 सवाल पूछे कि उन्होंने गवर्नेंस की मशीन बनाने का वोट दिया और सरकारें चुनाव की मशीन में बदल गई। और हम कोविड के आने से पहले तक इलेक्टोरल मशीन्स की चर्चा करते थे कि कितनी विराट इलेक्टोरल मशीन्स बन गई भारत में, और लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो या बंगाल के या विधानसभा चुनाव हो या बाकी जगह के, कि चुनाव इतने अपरिहार्य कैसे हो गए कि लोगों की मौत पर उत्सव मनाया जा सकता है। और ये बात धीमे धीमे जनमानस से उभरती हुई अदालतों तक पहुंची। चेन्नई की अदालत ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी को, मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, सीआई सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट। हम उस टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अदालतों को अपनी बात कहने का, लोगों की भावनाओं को समझने का, लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का और उनका हक है। उस पर मीडिया रिपोर्टिंग का हक है। तो ये यहां तक जब हम आए, तब मुझे लगा कि हमें ये समझना जरूरी है कि बुनियादी सवाल ये नहीं कि उसका कवरेज हुआ कि नहीं हुआ। कवरेज तो मीडिया को उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी चीजों का करना होता है जो हमें हमारे सामने उपलब्ध है। पर उससे अलग हम चलें तो भारत में लोगों के दिमाग में ये सवाल बराबर घूमने लगा है इस समय, जो जनवरी के बाद से घूम रहा है कि आखिर चुनाव इतने जरूरी क्यों है, इतने अपरिहार्य क्यों, और सब कुछ चुनावों पर ही क्यों केंद्रित कर दिया जाता। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश का दांव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी साख, उसका जीवन मरण का प्रश्न चुनाव होते हैं। इससे पहले मैं 2 तथ्य आपको बताना चाहूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, पीपर नॉरिस, उनकी बहुत फेमस स्टडी है, उसका नाम है व्हाई इलेक्शंस फेल। जी, आपने कई बार जिक्र किया इस किताब का। हाँ, व्हाई इलेक्शंस फेल। उन्होंने ये मशहूर किताब है उनकी, और वो एक इलेक्टोरल इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट पर काम करती हैं, जिसमें उन्होंने करीब
117 चुनावों का अध्ययन किया है, 100 के करीब 97 देशों में 117 अलग-अलग चुनावों का, राष्ट्रीय चुनावों का अध्ययन किया है। और उन्होंने अपने निष्कर्ष के तौर पर यह निकाला है कि लगभग अधिकांश लोग, क्योंकि चुनाव लोकतंत्रों में ही होते हैं, कुछ ऐसे लोकतंत्र हैं जो आधे अधूरे लोकतंत्र हैं, अधिकांश देशों में एक संस्था के तौर पर चुनाव पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक संस्था के तौर पर चुनाव तात्कालिक समस्याओं के समाधान में या चीजों को सुधारने में असफल हो चुके हैं। उनका मानना है कि इससे कभी भी अच्छा प्रशासन या अच्छी सरकार नहीं निकलती, क्योंकि चुनाव उन सवालों पर कभी होते ही नहीं जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सवाल तो ये थे कि हमको आज ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं बने, हम मर क्यों रहे हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर चुनाव झूठ, पैसे, राजनीतिक झूठ का एक विशाल तंत्र है जो पूरी दुनिया में चलता है, भारत भी उसमें कहीं से अनोखा नहीं है। भावनात्मक उभार, ध्रुवीकरण, प्रशासन के बेजा इस्तेमाल, इन सबको मिलाकर बनी एक मशीन है जो मनचाहे नतीजे निकालने की तरफ बढ़ा दी जाती है। एक और प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उनका नाम बेंजामिन गिन्सबर्ग है। वो काफी लंबे समय से चुनावों और चुनावों की असफलता पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। उन्होंने और गहराई तक जाके समझने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया अपनी रिसर्च में कि चुनाव एक ऐसी दकियानूसी व्यवस्था में बदल चुके हैं जहां झूठ से बहक जाने वाले वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं ताकि समझदार वोटरों के फैसले पीछे दबाए जा सके। ये जो पोल परसेंटेज बढ़ाना और मैक्सिमम लोगों को वोट करने के लिए आगे लाना, उनका मानना था कि चुनाव दरअसल चुनी हुई सरकार को और ज्यादा मनमानी की ताकत दे देते हैं, क्योंकि उसके पास एक जनादेश आ जाता है। वो जनादेश किसके लिए पता नहीं है, क्योंकि जनादेश जिस चीज पर होता है, वो जो लोगों को जिस बात पर जनादेश देना, वो मुद्दे नहीं होते हैं। और उनका मानना यह है कि सबसे कमजोर तबकों को की जो ताकत है, सत्ता में जो भागीदारी है, उसको चुनाव कम कर देते हैं। ये दो नए अध्ययन हैं जो लोकतंत्र के ताजे दौर में हमारे सामने आए और ये कोविड से पहले के थे। अब हमारे सामने एक सवाल आता है सिद्धांत कि नॉरिस और गिन्सबर्ग के जो अध्ययन हैं दुनिया के बड़े डेमोक्रेसीज में, उनको देख के हमारी उलझन और बढ़ जाती है, खासतौर से कोविड जैसी महामारी के दौर में। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं। भारत में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, पर महामारी तो स्पेनिश फ्लू के बाद इतनी बड़ी महामारी हमने देखी। लगभग 100-125 साल के बाद भारत में पैंडेमिक आई। चुनाव तो एक रोज की व्यवस्था है। हमें ये नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश की, तो उसे हमने समझने की में प्रयास किया और प्रश्न के तौर पर लोगों को, चर्चा के तौर पर लोग इस पर विचार करें और टिप्पणी करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में राजनीतिक दल छोटे से छोटे चुनावों को जीतने में अपनी बड़ी से बड़ी ताकत जुटाते। पंचायत चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, लोकसभा का चुनाव माने, विधानसभा का चुनाव माने, आखिर ऐसा क्यों है कि हर छोटे से छोटा चुनाव जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम एक नगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं को, नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार करते देखते हैं। ऐसा क्यों? मैं यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति की ओर पे बात करना चाह रहा हूँ। यूपी पंचायत चुनाव जो हुए हैं, तो कल मैं उस पर एक खबर को एडिट कर रहा था, बातचीत हो रही थी उस पर। तो एक पत्रकार है लखनऊ के, उनसे बातचीत हो रही थी लंबे समय से। तो वो बता रहे थे कि देखिए, यूपी में हर एक विधायक ने, लगभग सभी जिम्मेदार विधायकों ने और पार्टी के बड़े नेताओं ने ये बार ये आवाज उठाई कि चुनाव को रोक देना चाहिए। नहीं हुआ। चुनाव हुए, माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि 700 से ज्यादा टीचर मारे गए। अब आप ये देखिए, आप जोड़ रहे हैं चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं, एकदम जरूरी बात है। वो चुनाव के परिणाम आने के बाद और 700 टीचरों की मृत्यु की लिस्ट आने के बाद तमाम नेता, मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा, सभी कहते हैं कि ये मृत्यु बड़ी दुखदाई है और इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, तमाम चीज। लेकिन उसी चुनाव में ये भी अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, उसी चुनाव में ये भी उसी मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं, उसी चुनाव के बाद ये भी कहते हैं कि साहब हम भी इतना जीते। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं कि चुनाव ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम की बात। और हमें थोड़े समय के लिए राजनीतिक दलों की जो हमारे अपने आग्रह, उनसे अलग होकर ये समझना पड़ेगा कि आखिर चाहे वो एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो, छोटे से छोटा चुनाव भी जीतने के लिए इतनी ताकत झोंक देना भारत में क्यों इतना जरूरी हो गया? इसके कारण हमें समझने होंगे, तार्किक तौर पर, राजनीतिक तौर पर नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकारों ने खुद को कामयाब और सफल साबित करने के जितनी भी आयोजन हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें भंग कर दिया है और अब केवल चुनावों में जीत को ही सरकार की या प्रशासन की सफलता का अंतिम निर्णय मान लिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं।
लोकतंत्र सिद्धांत हमारी दैनिक जिंदगी है, चुनाव नहीं है। और ये बात संविधान के निर्माता बहुत गहराई से समझते थे। तो उन्होंने दो चुनावों के बीच, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच, संविधान के अंदर ऐसी संस्थाओं को ताकत देकर, काफी ताकत देकर तैयार किया था, जो सरकारों से उनके कामकाज पर कठोर से कठोर सवाल पूछ सके, लगातार सवाल पूछ सके। संसद के सत्रों में, विधानसभा के सत्रों में, इसमें संसद है, इसमें अदालतें हैं, इसमें सतर्कता आयोग है, इसमें सीएजी है, इसमें यहां तक कि आप अगर माने इसमें मीडिया भी है, और इसमें ग्लोबल संस्थाएं भी हैं जिन्हें दुनिया के हर लोकतंत्र स्वीकार करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो। ऐसी संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क है जो दुनिया भर की हर सरकार की मॉनिटरिंग करता है। हम अपने यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की पैमाइश करें या ना करें, हम अपने देश से स्वास्थ्य सुविधाओं की परिस्थिति के बारे में आंकड़े छुपाएं, पर दुनिया की रैंकिंग में तो हम दिखते हैं हम कहां खड़े हुए हैं, शिक्षा में हम कहां खड़े हुए हैं, और वो इंडिपेंडेंट रैंकिंग पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होती है। तो पूरी दुनिया के लोकतंत्रों ने ऐसी संस्थाओं को स्वीकार किया और स्थापित किया था, जो दो चुनावों के बीच में सरकारें जिस काम के लिए चुनी गई हैं, जिन्हें वो काम कैसे करती हैं, उन्हें ताकत दी जाए। और वो शायद वो निरंतर मूल्यांकन है जिस निरंतर मूल्यांकन के कारण सरकारें चुनी जाती है, ना कि चुनावों के कारण। अब आप इसे गौर से देखिए, भारत की अदालतें जो आज पटना से लेकर इलाहाबाद तक और चेन्नई से लेकर दिल्ली तक, बॉम्बे तक सरकारों से सवाल पूछ रही हैं, ऑक्सीजन कहां है, रेमडेसिविर कहां है, शिक्षकों की ड्यूटी क्यों लगा दी गई। इन सारी अदालतों को अगर पिछले साल उन्होंने सवाल पूछ लिए होते, पिछले साल उन्होंने सरकार से, या मैं उन्हीं संस्थाओं की बात, पिछले साल अगर उन्होंने ये सवाल पूछ लिए होते, उन्होंने ये मांग लिया होता कि आपका वैक्सीन कार्यक्रम है कहां, आप ये बताइए कि वास्तविक परिस्थिति क्या। पिछले साल हमें याद है कि जब प्रवासी श्रमिक लौट रहे थे और पैदल जा रहे थे, तब अदालतों ने ध्यान ही नहीं दिया था उसके ऊपर सबसे बड़ी अदालत ने भी ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद समझ में आया। तो आप मेरा मतलब, मैं सॉरी यहाँ पे एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ आपको टोककर। ये बात हम इसलिए भी कहना जरूरी है अंशुमान जी, क्योंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो इतनी ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, इतनी ज्यादा दूर है, इतनी ज्यादा पहुंच से दूर है, जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकें, पूछ सकें कि साहब आपने एक साल में क्यों नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी तय करने का जो इस समय हम पैमाना अपना रहे हैं, सरकार जो पूछ रही है, क्या कोर्ट जो पूछ रही है सरकार से, वही काम मतलब ये पहले कर लिया गया होता कि आपने ऑक्सीजन को लेकर क्या आर्गुमेंटेशन किया साल भर में, क्या आपने कितने प्लांट्स लगे। एक बार बहस उठती है कि पीएम केयर्स क्या क्या हुआ, कितने पीएसए लगाए गए, क्या हुए। अब आप दो दिन में पीएसए लगाकर सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। ये काम पहले नहीं हुए, इसकी जवाबदेही हम तो सीधे करने पे हम जवाब भी नहीं मिलता है हमें या किसी एक आम जनमानस को। तो वही अकाउंटेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी तो शायद पहले तय कर लेनी चाहिए थी। हाँ, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश है जैसी कि जो अकाउंटेबिलिटी हर क्षण तय होनी चाहिए, सिद्धांत हर महीने तय होनी चाहिए, हर मौके पर, हर नीति के फेल्योर पर हर घंटे तय होनी चाहिए। वो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हमें चुनावों का इंतजार करना पड़ता है। जब 5 साल बाद चुनाव होगा तब हमें सवाल पूछेंगे कि हमको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली थी और हमारे यहाँ इतने लोग कैसे मर गए। तो जो संस्थाएं इसके लिए बनाई जाती, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की हर नीति पर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करें। आप सोचिए, जो अदालतें आज लड़कर दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन दिलवा रही हैं, इन अदालतों ने अगर पिछले साल सरकार से पूछ लिया होता कि तुम्हारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कहां है। सरकार अदालतों के पास विशेषज्ञ अपॉइंट करने की क्षमता है, उनसे वो अध्ययन करा सकती थी कि आपकी यूरोप के और अमेरिका के, यूरोप के और बाकी देशों ने अपना डिजिटल सिस्टम का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, आपने क्यों नहीं किया। इस समय के अमिकस क्यूरी जो है वो सारे डाटा रख ही रहे हैं अदालतों के पास, वो वही सारे आंकड़े तो उनके सामने आ रहे। पर चूंकि तो क्या इन संस्थाओं को, या तो इन संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया गया, या इन्हें इस तरह से किया गया कि ये सवाल ना पूछ सकें। संसद ने कोविड में तब से लेकर आज तक सरकार से कितने सवाल पूछे कोविड की व्यवस्था के ऊपर। इतनी बड़ी संसद है, इतनी बड़ी संसद है। अगर वो सवाल पूछती, आप दुनिया भर की संसद को देखिए कोविड के ऊपर सरकारों की हालत खराब कर दी है वहां के विधायिकाओं ने। तो संसद ने सवाल पूछे होते। सीएजी अगर भारत के स्वास्थ्य सेवाओं का ऑडिट करती, पीएम केयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ऑडिट करती, सत्ता से जो सवाल पूछे जा रहे थे उन पर पहरे ना बिठाए गए होते, तो शायद आज हम कई मौतों से बच जाते। हमने लगातार ये बात अर्थात की चर्चा में बताई है कि फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय आबादी में
संक्रमित लोगों की का प्रतिशत बहुत कम है, गंभीर संक्रमित लोगों का प्रतिशत और भी कम है। भारत के पास ऑक्सीजन की, बिस्तर की, दवा की, अस्पताल की कोई कमी नहीं है कहीं कोई, केवल व्यवस्था जिस पर वो जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, वो जवाबदेही तय करने वाली संस्थाएं क्यों चुप रहीं? ऐसा लगता है सिद्धांत, क्यों ये जिद है चुनाव जीतने की, हर तरीके का चुनाव जीतने की? उसका पहला कारण ये समझ में आता है कि भारत में चुनाव जीतना आसान है, सरकार चलाना कठिन है। चुनाव जीतना बहुत आसान है। चुनाव जीतने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर दीजिए किसी तरह से सरकार चलाना कठिन है। इसलिए उन सारी संस्थाओं को जानबूझकर बेजान बनाया गया या बनाया जा रहा है, ताकि आप सरकार के हर शुभ और अशुभ कर्म का फैसला सिर्फ 5 साल बाद एक ही मैदान में हो, जहां आपको बटन दबाने की छूट मिलती है। उस बीच में सरकार अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दे पाती, आपको दवा नहीं दे पाती, आपको अस्पताल नहीं दे पाती, आपको पानी नहीं दे पाती, आपको शिक्षा नहीं दे पाती, आपको सड़क नहीं दे पाती, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी या उसकी जवाबदेही तय करने के लिए जितनी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं चुप रहें और अंततः आप उस बड़े 5 साल बाद की व्यवस्था में जाएं और जहां आप अपने फैसले पर निर्णय ले लें। हुआ ये, जैसे नोटबंदी में सरकार और सरकार के डॉक्यूमेंट्स ने माना कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, लेकिन नोटबंदी के बाद एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में सरकार में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और ये मान लिया गया कि नोटबंदी से बड़ी क्रांति कोई नहीं थी, जबकि उसके बाद के सारे सरकारी दस्तावेज, रिजर्व बैंक तक के मानते हैं कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। तो देखिए, चुनाव 5 साल का आयोजन और सरकार हमारी दैनिक समस्याओं का समाधान। पहली बार सिद्धांत भारत में बहुत बड़े तबके को ये बात महसूस हो रही है, बात मुझे दिख रही है कि उसने अपने टैक्स से, अपनी बचत से ये जो विराट भीमकाय दानवाकार सरकार खड़ी की है जो उससे हर चीज पर टैक्स लेती है और उसकी बचत पचा जाती है, वो उस सरकार में कहीं कोई अकाउंटेबल नहीं है। ऑक्सीजन देने के लिए, दवा देने के लिए, अस्पताल में सही पैसा लेने के लिए। तो पहली बात तो ये कि ये चुनाव जीतने की, हर चुनाव जीतने की जिद शायद इसलिए है कि आप अपने सारे शुभ अशुभ कर्मों को, अपने खराब परफॉर्मेंस को लपेट कर चुनाव में ले जाएं और चुनाव को बहुत तेजी से फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों की स्मृति कमजोर है, लोग तब तक किसी दूसरी चीज पर बात करने लगेंगे और वहां निर्णय ले लें। पहली चीज मुझे लगती है, और इसलिए भारत में चुनाव इतने निर्मम ढंग से अनिवार्य हो गए। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का देख लीजिए या कोविड के ठीक बीचों बीच विधानसभा के चुनावों की स्थिति देख लीजिए। एक और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने को लेकर जो ये जो पागलपन की हद तक की बेचैनी है राजनीतिक दलों की, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगती है, जिस पर भी अध्ययन हुए हैं। उसकी वजह यह है कि भारत धीरे धीरे, सिद्धांत हमने इससे पहले भी शायद 1-2 साल पहले इस पर कहीं संकेत में चर्चा की है अर्थात के किसी कार्यक्रम में, कि भारत धीरे धीरे सिद्धांत प्रोफेशनल पॉलिटिक्स की जगह बनता जा रहा है। भारत में अब एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है हर राजनीतिक दल में अलग अलग, चाहे वो दाएं बाएं हो या मध्य के हों, जहां प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जो 100% सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन हैं जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए राजनीति से मिलने वाले लाभों पर ही निर्भर हैं। यदि कोई राजनेता, ये कितनी रोचक बात है कि पेशेवर नेतृत्व नहीं है हमारे यहाँ पेशेवर राजनेता जरूर है। पेशेवर राजनीति, तो पेशेवर जो राजनेता है जो अपने उत्पादक जीवन की अवधि का, अपने वर्किंग टाइम का, अपने प्रोडक्टिव टाइम का, जिसका इस्तेमाल वो किसी और काम में कर सकता है, शॉप चलाने में, बिजनेस करने में, कोई और चीज करने में, उसका समय अगर वो राजनीतिक व्यवस्था के साथ या राजनीतिक संगठन के साथ काम करके दे रहा है, तो उसकी अपनी जिंदगी की, उसकी व्यक्तिगत बढ़त, उसकी जिंदगी के जो सपने हैं, वो उस राजनीति से मिलने वाले लाभों पर ही निर्भर है। इसके बिना तो उसको चैरिटी में तो काम नहीं करेगा वो। तो भारत में संसाधनों का सबसे बड़ा संग्रह सत्ता के पास है, हर स्तर पर सत्ता के पास है, और सत्ता के पास ही ये ताकत है कि वो अवसर भी बांट सके। क्यों पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों के लिए इतनी मारामारी होती है? क्योंकि जिला पंचायतों के पास बजट कितने बड़े बड़े हैं। अभी नए फिनांस कमीशन के बाद जो ग्रांट बढ़ने वाली हैं, उसके बाद जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के पास और नीचे के स्ट्रक्चर के पास कितने फिनांसिंग रिसोर्सेस पहुंच रहे हैं। तो
जब जब पेशेवर पॉलिटिक्स में हम चले जाते हैं, जहां एक पूरी की पूरी जनरेशन, एक पूरी की पूरी पीढ़ी विशुद्ध रूप से 24 घंटे सिर्फ राजनीति करना चाहती है, तो वो अपने खर्चे के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बिल्स पे करने के लिए, अपनी फैमिली को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए लाभ कहां से कलेक्ट करेगी? वो लाभ कलेक्ट करेगी इसी पॉलिटिकल सिस्टम से। और इसलिए ये जो सियासत की विराट मशीन है, ये तभी चल सकती है जब सत्ता के हर स्तर पर नियंत्रण किया जाए। पंचायत से लेकर दिल्ली तक हर स्तर पर नियंत्रण हो, तभी तो आप ये जो विराट फैक्ट्री है जिससे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन्हें आप इनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता ही मुख्य संसाधनों का स्रोत है। वहीं से आप अवसर बांट सकते हैं। अवसर बांटने का मतलब आपका किसी को एयरपोर्ट का लाइसेंस देना हो, या लोकल प्राइमरी स्कूल में स्वेटर सप्लाई कराना हो, या मिड डे मील का ठेका देना। अवसर का वितरण तो सत्ता के हाथ में ही है, चाहे आपको बड़े पैमाने पर कोई इंपोर्ट का ठेका देना हो, या छोटे स्तर के ऊपर कोई सप्लाई का काम करना हो। और इसलिए आप एक चीज देखो सिद्धांत, की गांवों से लेकर दिल्ली तक भारत में कोविड की पहली लहर के बाद भी दवा का, इलाज का, ऑक्सीजन का, दवाओं की वितरण का, डॉक्टरों का नेटवर्क नहीं बन सका। लेकिन चुनाव जीतने का ढांचा बूथ से दिल्ली तक पलक झपकते तैयार हो जाता है। बूथ कमेटी से लेकर दिल्ली तक कई लेवल के ढांचे फैले हुए हैं, यहां से वहां तक पूरा ह्यूज नेटवर्क है। जो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं तक मिनटों में सूचनाएं पहुंचा देते हैं, वो उन राजनीतिक दलों की सरकारें गांव में कौन बीमार इसकी सूचना कलेक्ट नहीं कर पाती। तो सेम नेटवर्क है, सेम सिस्टम है, पर वो चुनाव जीतने की मशीन के तौर पर एफिशिएंटली काम करता है। पार्टी का कार्यालय बनाने में, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बूथ के लेवल तक बना लेने में समय नहीं लगता, पर उसी बूथ के लेवल, उसी गांव के लेवल के ऊपर अस्पताल बना देने में, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना देने में, लोगों के लिए दवाओं की क्षमता बना देने में बहुत लंबा समय लगता है। तो हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में सिद्धांत पैंडेमिक के बाद गवर्नेंस के तौर तरीके बदल रहे हैं, खासतौर से इस समय चुनावों में जिस तरह से लोग निराश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बदलने वाले कोई मुद्दों पर कोई फैसला नहीं आता। वो गवर्नेंस बदलने के लिए फैसले देते हैं ना, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिलती है। तो इसलिए गवर्नेंस के नए तौर तरीकों की कोशिश शुरू हो गई है। महामारी के बाद दुनिया में जो बदलाव आएंगे, उसमें शायद ऐसा होगा कि सरकार के निर्णयों पर चुनावों के अलावा रेफरेंडम किए जाएंगे। इस तरह की कोशिश सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर वो कोई भी नीति बना रहे हैं तो उसे फैसला लेने से पहले जनभागीदारी के लिए खोला जाए तकनीक के जरिए। जैसे हमने देखा, जीएसटी लागू कर दिया गया, लोगों से बात नहीं हुई। तो ये कोशिश की, कृषि कानून को लेकर भी, कृषि कानून को देख लीजिए आप, बात नहीं हुई स्टेक होल्डर से, और सरकारों ने बना के सामने रख दिया और बोला आपके लिए सही है, और कहा और सही है, और उसके बाद सरकार ने कहा नहीं, इसको बदल भी देंगे। जीएसटी को के साथ ये हुआ, कहा फिर 400 बार बदल भी दिया, कहा कि नहीं तो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात हम मान लेते हैं। मुझे बार बार जीएसटी पे वो वायरल फोटो याद आती है, एक रोड लाइट है जिसके कई सारे मुंह। तो क्या गवर्नेंस में 3 बड़े मॉडल आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच महामारी हजारों लोगों को मार सकती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि सरकारों के फैसलों पर रेफरेंडम किए जाएं, सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो ऐसा फैसला करने जा रही है तो उस पर जनमत संग्रह कराया जाए। अब तकनीक के सहारे बहुत आसान है। आप जब रियलिटी शो में किसी को विजेता 5 मिनट में डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे जब आप आरोग्य सेतु पे आप वैक्सीनेशन है कि नहीं है इसका स्टेटस डाल सकते हैं, ये अपडेट आ गया आज। हाँ, तो फिर आप किसी भी फैसले के ऊपर जनभागीदारी के जरिए लोगों से उसकी राय ले सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नेंस के जो नए प्रयोग आ रहे हैं, उनमें यह है कि जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने, बढ़ाने, जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके रियल टाइम मूल्यांकन की, निष्पक्ष और रियल टाइम मूल्यांकन की। मैं रियल टाइम इसलिए कह रहा हूं कि तकनीक के जरिए रियल टाइम मूल्यांकन आज भी संभव है कि ऑक्सीजन कहां है, किस अस्पताल में। अभी भी नहीं हो रहा है भारत में कि किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, कितने मरीज हैं, उनकी कितनी जरूरत है। ये रियल टाइम डैशबोर्ड बनाकर देश को दिखाया जा सकता है कि देश देख सके कि दिल्ली के हॉस्पिटल में इतने मरीज ऑक्सीजन पर हैं और उन मरीजों के लिए इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है। ये बहुत आसान है। तो उस रियल टाइम मूल्यांकन के लिए संविधानों को बदलकर संस्थाओं को और ज्यादा ताकत देने की बात चल रही है, जिससे कि लोग, सरकारें केवल चुनाव से चुनाव के बीच न रह जाएं। ऐसा ना हो जाए कि आप सब कुछ गंवा दें एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में, और फिर चुनाव में जाकर कोई दूसरी ही चीज आपके सामने आ जाए।
हमें नहीं पता भारत में ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आती, जो जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ ताकि लोग उसे समझ सकें। हाँ, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी, 150 साल पहले की बात है। लिंकन ने ये बात कही थी कि चुनाव लोगों के ही होते हैं, चुनाव लोग ही करते हैं, ये उनका अपना फैसला है। और अगर वे आग को पीठ दिखाकर हुँ, खुद को जला लेना चाहते हैं, अगर वे आग को पीठ दिखाकर खुद को जला लेना चाहते हैं, तो फिर उन्हें फफोलों पर बैठने का दर्द सहना पड़ेगा। जो अगर ये जो महामारी, हाँ, बोया सो हाँ, काटा वाली बात हो गई। हाँ, अगर ये महामारी, इस महामारी के बीच हम सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम चुनावों से वैसी सरकारें नहीं निकाल पाते। हमारी इस पीड़ा के वक्त हमारा कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, कोई चुनी हुई सरकार हमारे 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 सर पर हाथ रखने नहीं नहीं आई, तो अपनी पीड़ा को ताकत देनी पड़ेगी, ताकि ताकि कम से कम हम कुछ ऐसा बदल सकें कि हमें आगे ये दिन ना देखने पड़े। ध्यान रखिए कि महामारी कोविड की ये दूसरी वेव है और हुँ, तीसरी वेव की भविष्यवाणी हो चुकी हो चुकी है। हो चुकी है। तो कम से कम हम दूसरी वेव में जितनी बुरी तरह तबाह हुए, तीसरी वेव तक सरकारों को ये एहसास तो रहे रहे कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उन्हें चुना किस लिए गया है। चुनाव तो होते रहेंगे और चुनावों में हम किसी भी हिसाब से बँटकर आपस में वोट देते रहेंगे। लेकिन अगर भारत में बहुत सारे लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शंस फेल हो रहे हैं, इलेक्शंस हमारी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे, जिनके लिए हम चुनते हैं, तो ये सही समय है कि जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी तकलीफ़ है, उसे उसे समझें वो और इस बात की कोशिश करें कि ये चीज़ें चीज़ें बदल सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है महामारी और सरकारों की निष्क्रियता। तो अंशुमान जी, जब हम लोग फेलियर की और तमाम जवाबदेहियों की, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस समय एक सवाल भी है जो आया है हमारे पास। शुभम का सवाल है। पूछ रहे हैं कि उनका ये नीति आयोग के संबंध में है। जब योजना आयोग शुरू हुआ था, तो सरकारों के 5 साल के कामों और लक्ष्यों का पता चल जाता था। साथ ही अंत में प्रभावशीलता का आकलन भी किया जा सकता था। लेकिन नीति आयोग जब आया, तो उसके संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है। 5 सालों में क्या उपलब्धि है? क्या पिछले 2-3 सालों में मंदी और कोविड के समय नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर पाया, ये सब नहीं पता चलता। मतलब योजना आयोग के समय कुछ चीजें पता चलती थी, नीति आयोग के समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। इसी की तरफ मैंने इशारा किया था और इसलिए सवाल हमने जानबूझ के इस कार्यक्रम में शामिल किया था कि हमने जो योजना आयोग में कई सारी खामियां थी सिद्धांत, ये बात सही है। योजना आयोग का पूरा ढांचा बदलने की जरूरत थी, ये भी बात सही है। योजना आयोग में काफी सारे अधिकारों का केंद्रीकरण था, ये भी सही बात है। लेकिन योजना आयोग के साथ एक चीज अच्छी थी, योजना आयोग में एक मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता था। उस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए राज्यों को अपने कामकाज की रिपोर्ट देनी पड़ती थी। वो रिपोर्ट सार्वजनिक होती थी, हम लोग जैसे मीडिया के लोग उसको एक्सेस कर सकते थे, जान सकते थे कि किस राज्य ने कैसा किया, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बेस पर राज्यों को आवंटन किया जाता था। वो सारा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम था, वो पूरा जो एक पैरेलल मॉनिटरिंग सिस्टम था, जिसमें कि आप कई अलग-अलग पैमानों के तहत कामकाज, सरकारों के प्रदर्शन, विभिन्न क्षेत्रों में चीजों की मॉनिटरिंग करते थे, वो खत्म हो गया। अब हमारे पास या तो सरकारों के दावे आते हैं, प्रचार आते हैं, या सरकारों के दिए गए आंकड़े आते हैं। और ये दुविधा लगातार बनी हुई है। और अगर ये मॉनिटरिंग का तंत्र हो रहा होता, दोनों चीजें, मॉनिटरिंग का तंत्र संस्थाओं से चलता है जिनका हमने जिक्र किया, तो संस्थाएं ही जिम्मेदार हैं कि वो आपको बता सकें, वो आपको रेड फ्लैग दिखा सकें। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, अभी जब ये दूसरी लहर आई तो सरकार ने दावा किया कि उन्हें ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगी 500, फिर उसके बाद दोबारा और बढ़ाए गए। उसके बाद से आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन संयंत्र लगेंगे कहाँ, कौन से जिलों में लग रहे हैं, कब तक लग के तैयार होंगे होंगे एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में 15 दिन का समय लगता है। लोगों को पता तो चले कि उनके पैसे से जो संयंत्र लगाया जा रहा है वो उनके जिले में लग भी रहा है कि नहीं। लोग जा सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये बात हमने पिछले साल भी देखी, बहुत सारी घोषणाएं पिछले साल कोविड के दौरान की गई, पूरे पूरे पैकेज जारी किए गए, लेकिन उन पैकेजों का क्रियान्वयन कैसे हुआ, उनका अमल कैसे हुआ? तो या तो सरकार उन संस्थाओं को ताकत दे जो उसे आईना दिखा सकें कि आपने आत्मनिर्भर पैकेज जारी किया और कहा कि हम रेहड़ी पटरी वालों को लोन देंगे, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया ये तो पता चले कि उनको लोन लेकर मिला क्या। या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज को एम्पावर किया जाए जो जान सके जमीन पर कि पिछले साल मई में जो ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई थी उसमें से 30 ही क्यों लग पाए और दूसरी वेव आ गई, नवंबर में उनका टेंडर क्यों हुआ। तो हम लगातार एक चीज देख रहे हैं, और अगर ये एजेंसियां होती तो शायद वो जान पाती कि भारत में मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही, सेंट्रली एम्पावर्ड ग्रुप काम कैसे कर रहा है।
हम लगातार एक चीज होती देख रहे हैं जिसकी तरफ शुभम रघुवंशी के सवाल ने इशारा किया है कि वो जो पूरा नेटवर्क है ट्रांसपेरेंटली, जो सरकारों को उत्तरदायी बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद सरकार से इस बात की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी मांगोगे कि हमारे घर का आदमी ऑक्सीजन की वजह से मर गया। उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आज ही तय होगी ना, वो तो इसी समय तय होगी। अगर रेमडेसिविर का उत्पादन भारत में था और फिर भी लोगों को नहीं मिल रही, तो उसकी जवाबदेही तो आज ही तय की जाएगी। उसकी जवाबदेही तय करने के लिए आप 5 साल चुनाव का इंतजार तो नहीं करोगे। और उसकी जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों की है, उनके अगर आप दांत नाखून ही खींच लोगे, उनको बेजान ही कर दोगे, तो फिर हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम अंधी सुरंग में जाकर छोड़ दिए जाएंगे। और वही हुआ मार्च में। अचानक सबके हाथों से तोते उड़ गए। हमें तो पता ही नहीं था इतनी भयानक वेव आएगी। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन का नेटवर्क नहीं है। ये सवाल ये जबकि आपको ही पता होना चाहिए था। आपको टैक्स दिया जा रहा है, आपको के पास इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी बड़ी नौकरशाही है, इतना बड़ा डेटा बैंक है, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा कि ऑक्सीजन थी कि नहीं, कि का नेटवर्क था कि नहीं था। तो ये चीज समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में संविधानों ने बहुत सोच समझकर चुनावों के बीच सरकारों की उत्तरदायित्व तय करने के लिए एक पूरा ढांचा बनाया है एजेंसियों का। वो उस एजेंसियों में संसद भी है, उसमें सीएजी भी है, उसमें योजना आयोग भी था, उसमें तमाम संसदीय समितियां भी हैं, उसमें तमाम सतर्कता एजेंसियां भी हैं। वो सब मिलकर लगातार प्रतिक्षण सरकारों पर सवालों की बौछार करती रहती हैं और करते रहना चाहिए। तभी तो हमें तय कर पाएंगे कि ऑक्सीजन बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी। वो नेटवर्क टूट जाना, उसने हमें अंधेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हमें तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है। हमारे सामने तो ये घोषणा कर दी गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि भारत ने तो कोविड को हरा दिया और दुनिया को एक बड़ी महामारी से बचा लिया। हमें तो बाद में ये पता चला कि नहीं, हमारे पास तो रेमडेसिविर की सप्लाई भी नहीं थी पर्याप्त। हमको तो बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये गफलत तब होती है जब हम मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं बनाते। तो मुझे लगता है कि चुनाव से परे सरकार चुनाव से नहीं मिलती। चुनाव से केवल सत्ता बदलती है, व्यवस्था तभी बदलती है जब वो एजेंसियां उतनी ताकतवर हमेशा बनी रहे चुनाव के बीच में भी कि जो व्यवस्था से सवाल कर सकें। और वहां हम फंस गए आकर। तो इसलिए चुनावों को लेकर इतनी हताशा और निराशा है लोगों के बीच में, जिसे हमने इसे समझने की कोशिश की। और यही बात पीपन और इसका या बेंजामिन गिन्सबर्ग का की जो स्टडीज है वो दुनिया के कई देशों के बारे में साबित करती है। अंशुमन जी, जो हमने कहा था कि अब लोग बताएं कि क्या पढ़ना लिखना है, तो 2 लोगों के सुझाव है, उसके बाद हम एपिसोड को बंद करेंगे। अगले एपिसोड की तरफ सॉरी, एपिसोड को बंद करेंगे, आगे की बातचीत करेंगे। और गुरप्रीत सिंह सोमल हैं, बता रहे हैं कि डर्टी मनी देख लिए हैं। ये बहुत अच्छी सीरीज है, हम लोगों ने एक बार रिकमेंड किया था शायद हमने रिकमेंड किया था। डर्टी मनी मैंने देखी है। डर्टी मनी मैंने भी देखा है, काफी अच्छी सीरीज है। हाँ, बहुत अच्छी सीरीज नेटफ्लिक्स पे है। नाइस शो अबाउट हाउ बिग कॉर्पोरेशंस अर्न प्रॉफिट टू फुलफिल देयर ग्रीड विदाउट केयरिंग पीपल और कंज्यूमर्स थ्रूआउट द वर्ल्ड। बहुत अच्छी है। इस समय जब अंशुमान जी, एक और बात, मतलब ये अपडेट लोगों को दे भी दिया जाए, मुझे डर्टी मनी देखने के बाद याद आया। मतलब डर्टी मनी से याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। जो हमने खर्चा पानी में डिस्कस किया था, यूएसटीआर का ट्रेड वेवर जो था, और ये आज जब हम आज को शूट कर रहे हैं 6 मई को, तो आज सुबह ही सुबह पॉपअप हुई थी एक खबर। कैथरीन माई ने बताया था कि फाइजर और बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड वो करने जा रहे हैं, आईपी राइट्स वेव करने जा रहे हैं। तो इससे मुझे याद आया कि ये अपडेट भी दे देना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ये भी चीज़ है, हालांकि इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डर्टी मनी देख रहे हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है और उसमें कौन सी चीज़ें, तो इस पर भी काफ़ी कंटेंट है नेटफ्लिक्स पर, जिसे देखा जा सकता है। बहुत बहुत बहुत। और खासकर जो बड़े विकसित देश जिनको कहा जाता है, वहाँ पे इंसुलिन जिसको पेटेंट फ्री कर दिया गया था कि कोई भी बना सके दुनिया के लिए, कोई भी डायबिटीज का क्योर निकाला जा सके। और इंसुलिन को जब अमेरिका में कई कई जगह हजार हजार डॉलर पे बेचे जाने की खबरें आती हैं, तो मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा भयावह है। और उसके अलावा बाद है प्रियांक कुलश्रेष्ठ का कमेंट है, बोल रहे हैं कि लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ अर्थात गेव मी न्यू मोटिवेशन टू रीड एंड वॉच मोर अबाउट टेक एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। थैंक यू प्रियांक। जस्ट वॉच नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री कोडेड बायस। देखा है सर आपने? हाँ, मैंने देखी। मैंने नहीं देखा। अच्छी है? कोडेड बायस अच्छी है। हाँ, ही इज सेइंग कि ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड डाटा इन एआई सोशल इम्प्लीकेशंस रिकमेंडेड। एआई सोशल इम्प्लीकेशन, और उसमें बहुत सारा जो एथनिक बायस है इन डेटा मैन कंपनियों का रेशियल बायस है, उसे रीड करने की कोशिश की गई।
ओके, कहाँ पे? नेटफ्लिक्स, अच्छा नेटफ्लिक्स हाँ, पे आप बता नेटफ्लिक्स रहे पे हैं, हाँ। देखिए। हाँ, पक्का। इसको भी देखा जाएगा, समय निकलेगा तो। और ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। सोचिए एक ऐसा सिस्टम हो, जहाँ पर जो ड्राफ्ट है, किसी कानून का ड्राफ्ट जिसको लोकसभा, राज्यसभा या कैबिनेट में डिस्कशन के पहले आपके सामने रखा जाए। आप पर उसकी रा आपसे बोला जाए कि देखिए इसके प्रोस और इसके कॉन्स हैं। आप उस हिसाब से अपने वोट कीजिए कि क्या हो सकता है। हम ये सब इस आज के एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे और आंकड़े तो है ही हर जगह। आंकड़ों की बदहाली जो है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि एक शहर में रोज मौत के आंकड़े 14 दिखाए जाते हैं, लेकिन उस शहर शहर के शमशान में वो दिन कम से कम 250 से अधिक लाशें जलाई जाती हैं। अंशुमान जी, ये सिस्टम का झूठ से, सिस्टम के झूठ से ज्यादा इसको सिस्टम का फेलियर कहना चाहिए। जहां जी, पे आप अस्पतालों से निकली लाशें गिनते हैं, लेकिन जहां पे होम आइसोलेशन में रहने वाले मौतों को नहीं गिनते हैं, जहां पे जिनको अस्पताल के ठीक बाहर बेड मांगता हुआ आदमी मर जाता है उसको आप नहीं गिनते हैं, या अस्पताल से कोविड फ्री होकर जो घर गया और कॉम्प्लिकेशन से जिसकी मौत हो गई, आप उसको नहीं गिनते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम ही बनाया है हमने, जो शायद वो हमको ही सूट करता है, हमारे आंकड़ों को ही सूट करता है, हमारी पूरी राजनीति को सूट करता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये अर्थात था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।